ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और 2 हफ्तों के इस सीज फायर ने माहौल में एक ऐसी खामोशी भर दी है जो किसी बड़े धमाके की तरफ इशारा कर रही है। अमेरिका और ईरान की इस तनातनी के बीच जब बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी पस्त हो रही है, तब भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। आज जब हम 2026 के इस दौर में खड़े हैं, तो सवाल ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर भारत ने इस पूरी अफरा तफरी के बीच अपना सरकारी खजाना इतना कैसे भर लिया कि दुनिया देखती रह गई। जब अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं आमने सामने थीं, तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आखिर कैसे आसमान छूने लगा? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर नई दिल्ली की कोई ऐसी सोची समझी चाल जिसके बारे में दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने सोचा तक नहीं था? अगले कुछ मिनटों में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपको किसी और न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। अब जरा इस मंजर को समझिए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का मतलब है ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगना। इतिहास गवाह है कि जब जब खाड़ी देशों में हलचल हुई है, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की कमर टूट गई है। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल गई। जहां चीन अपनी एनर्जी सप्लाई को लेकर घबराया हुआ था और रूस अपने प्रतिबंधों से जूझ रहा था, वहीं भारत ने इस आपदा को अवसर में बदलने की एक ऐसी मास्टर क्लास दी है जो सदियों तक पढ़ाई जाएगी। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ रही थी, तब भारत का एक्सपोर्ट ग्राफ नीचे गिरने की बजाय रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा था। ये कोई तुक्का नहीं था। भारत ने अपनी रणनीति को इतना लचीला यानी फ्लेक्सिबल बना लिया था कि उसे न तो अमेरिका के कड़े रुख से फर्क पड़ा और न ही ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों पर आंच आने दी। आज भारत का सरकारी खजाना जिस रिकॉर्ड स्तर पर है, वो ये साबित करता है कि अब भारत केवल ग्लोबल घटनाओं का शिकार नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना सीख गया है। अब असली खेल शुरू होता है भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता से। देखिए, जब ईरान और अमेरिका के बीच ठनती है तो दुनिया 2 गुटों में बंट जाती है। एक तरफ वो जो अमेरिका के डर से ईरान से दूरी बना लेते हैं और दूसरी तरफ वो जो चीन की तरह छिपकर खेल खेलते हैं। लेकिन भारत ने यहाँ अपनी एक अलग राह चुनी। भारत ने साफ कह दिया कि हमारी प्राथमिकता हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित है। 2026 की शुरुआत में जब ईरान ने हॉर्मुज जल मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चेतावनी दी, तो पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत की तेल सप्लाई कट जाएगी और डॉलर के मुकाबले रुपया रसातल में चला जाएगा। मगर हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने पिछले 2 सालों में अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी रणनीतिक तेल भंडार को इतना मजबूत कर लिया था कि 2 हफ्तों का तो क्या, 2 महीने का युद्ध भी हमारी रफ्तार नहीं रोक सकता था। इस दूरदर्शिता का नतीजा ये हुआ कि जब मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ीं, तो भारत को महंगे दामों पर तेल खरीदने की जल्दबाजी नहीं थी। इसी धैर्य ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा और उसे घटने की बजाय बढ़ने का मौका दिया। यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है रुपये ट्रेड यानी रुपये में व्यापार का। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से भारत लगातार दुनिया के देशों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए दबाव बना रहा है। ईरान के साथ तनाव के दौरान भारत ने इस कार्ड को इतनी बखूबी खेला कि दुनिया देखती रह गई। जब डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव हो रहा था, तब भारत ने कई देशों के साथ सीधा रुपये में लेन देन शुरू कर दिया। इससे न केवल हमारा डॉलर बचा, बल्कि हमारी करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यू भी बढ़ गई। ये वही समय था जब अमेरिका की फेडरल रिजर्व और दुनिया के बड़े बैंक भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर नेगेटिव प्रिडिक्शन कर रहे थे। लेकिन जब साल की पहली छमाही के आंकड़े आए, तो सबकी बोलती बंद हो गई। भारत की इकोनॉमी ने उस समय 8% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई, जब दुनिया के विकसित देश मंदी की आहट से कांप रहे थे। भारत का सरकारी खजाना भरने का एक बड़ा कारण यह भी था कि हमने अपनी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता को किसी एक देश पर नहीं रखा। अब जरा सोचिए, चीन जैसा देश जो खुद को मैन्युफैक्चरिंग का हब कहता है, वो इस तनाव के बीच अपनी सप्लाई लाइन को लेकर इतना परेशान क्यों था? असल में चीन की पूरी ताकत उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जिसे सुरक्षित समुद्री रास्तों की जरूरत होती है। लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के जरिए अपनी इंटरनल डिमांड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इतना पावरफुल बना दिया कि हमें बाहरी झटकों से उतना फर्क नहीं पड़ा। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सरकारी टैक्स कलेक्शन यानी जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स
अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। लोग हैरान हैं कि युद्ध के साए में भी भारतीय शेयर मार्केट क्यों नहीं गिरा। इसका सीधा जवाब है विश्वास। ये विश्वास भारतीय निवेशकों का भी है और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का भी। उन्हें पता है कि भारत की सरकार ने वित्तीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए जो कड़े फैसले लिए हैं, उनका नतीजा लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे की कूटनीति इससे भी ज्यादा रोमांचक है। जब ईरान और इजराइल की मिसाइलें एक दूसरे की ओर तनी हुई थीं, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट किया जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। भारत ने एक तरफ अमेरिका को यह समझाया कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ ईरान को यह भरोसा दिया कि हम पुराने दोस्तों को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते। इसी बीच भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए अपनी पहुंच को सेंट्रल एशिया तक और मजबूत कर लिया। ये एक ऐसी चाल थी जिसने पाकिस्तान और चीन के कॉरिडोर की अहमियत को आधा कर दिया। जैसे जैसे चाबहार से व्यापार बढ़ा, भारत के पास रेवेन्यू के नए रास्ते खुल गए। यही वो बारीकियां हैं जो दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कुव्वत रखता है। इकोनॉमी की बात करें तो भारत ने अपनी सर्विस सेक्टर के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट में भी भारी उछाल दर्ज किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2026 तक भारत उन देशों की लिस्ट में ऊपर आ चुका है जो दूसरे देशों को हाईटेक हथियार बेच रहे हैं। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो कई देशों ने भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि रक्षा उपकरणों के निर्यात से करोड़ों डॉलर अपने खजाने में जोड़े। ये नया भारत है जो युद्ध की विभीषिका में भी अपने विकास का रास्ता ढूंढ लेता है। जब दुनिया हेडलाइंस देख रही थी, तब भारत के नीति निर्माता डेटा एनालिटिक्स और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के जरिए अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार कर रहे थे। आज जो खजाना भरा हुआ दिख रहा है, वो इसी कड़ी मेहनत और सटीक प्लानिंग का नतीजा है। भारत के पास आज दुनिया का सबसे युवा वर्कफोर्स है जो तकनीक और इनोवेशन के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अब यहाँ एक और सस्पेंस वाला पहलू आता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की इस बढ़ती ताकत से खुश है? सरफेस लेवल पर तो सब ठीक दिखता है, लेकिन गहराई में एक अलग ही जंग चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसके कैंप में आ जाए, लेकिन भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाकर अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के साथ हमारे बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने अमेरिका के कुछ थिंक टैंक को परेशान जरूर किया है, पर वो जानते हैं कि आज के दौर में भारत को इग्नोर करना नामुमकिन है। इधर चीन की हालत देखिए, जो कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करता था, आज खुद अपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन से परेशान है। भारत ने जिस तरह से सप्लाई चेन को डी रिस्क किया है, उससे ग्लोबल कंपनियों का भरोसा चीन से उठकर भारत पर जम गया है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक हर बड़ी कंपनी अब भारत को अपना बेस बनाना चाहती है, और जब निवेश आता है तो खजाना अपने आप भरने लगता है। ये एक ऐसा साइकिल ऑफ प्रोस्पेरिटी है जिसे तोड़ पाना अब किसी भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं होगा। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि भारत ने अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए लीकेज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहले जो पैसा बिचौलियों की जेब में जाता था, अब वो सीधे सरकारी तिजोरी में या फिर जरूरतमंद के बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। इसी पारदर्शिता ने भारत की साख यानी क्रेडिट रेटिंग को ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊंचा कर दिया है। जब आपकी रेटिंग अच्छी होती है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज मिलता है और निवेश की बाढ़ आ जाती है। लेकिन रुकिए, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों का है। इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर तनाव फिर से बढ़ा तो क्या भारत अपनी इस पोजीशन को बचा पाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने अब वो इकोनॉमिक इम्यूनिटी हासिल कर ली है जो उसे बड़े से बड़े झटके सहने के लायक बनाती है। भारत का गोल्ड रिजर्व भी इस बीच काफी बड़ा है। RBI ने पिछले कुछ महीनों में भारी मात्रा में सोना खरीदा है, जो इस बात का संकेत है कि हम आने वाले किसी भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की इस सफलता के पीछे एक और बड़ा हाथ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2026 के भारत में नेशनल हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और मॉडर्न पोर्ट्स का जाल बिछ चुका है। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च काफी कम हो गया है। जब लागत कम होती है तो मुनाफा बढ़ता है, और जब मुनाफा बढ़ता है तो देश की GDP को पंख लग जाते हैं।
ईरान अमेरिका विवाद के बीच जब समुद्री रास्ते असुरक्षित थे, तब भारत के बेहतर इंटरनल कनेक्टिविटी ने सप्लाई को रुकने नहीं दिया।